हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ सीखेंगे। एक एक पॉइंट को बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो एक बार सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हम भी लगा रहे हैं, हेडिंग लगाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू थ्रू ग्लास स्लैब। आइए समझते हैं। एक फिगर बनाते हैं और फिगर से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है। सर ग्लास स्लैब का मतलब ग्लास का टुकड़ा है हमारे पास, ठीक है। चलो, इधर का मीडियम हमने माना एयर है और इसे हमने कह दिया मीडियम 1 है, मीडियम 1 है। इसके बाद बीच में तुम्हारा क्या आ गया सर, ग्लास आ गया। हमने ग्लास को कह दिया कि मीडियम 2 है, मीडियम 2 है। इसके बाद फिर से नीचे तुम्हारा क्या है, हमने माना एयर ही है और इसे हमने नाम दिया कि मीडियम 3 है। मीडियम क्या है, 3 है। जरा यहाँ पे कंपेयर करिए, एयर का कंपेयर करिए ग्लास के साथ। जब एयर और ग्लास को आप कंपेयर करिएगा तो आप पाइएगा कि एयर तुम्हारा रेयर है, एयर तुम्हारा कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। और जो आपका ग्लास है वो कौन सा मीडियम होगा सर, वो तो डेंसर मीडियम होगा। बहुत अच्छी बात है। इस बार फिर से ग्लास और एयर का कंपेरिजन करिए, तो ग्लास तुम्हारा डेंसर, तो एयर तुम्हारा क्या निकलेगा, फिर से रेयर निकल जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेयर हो गया। यहां तक आप सभी लोगों को सारी बातें क्लियर होगा। यहां पर हम कोई सोर्स मान लेते हैं ऐसे करके। सोर्स क्या होगा सर, सन होगा, और क्या होगा। हम तो हमेशा सन ही को मानते आए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोर्स। सोर्स के रूप में हमने क्या कंसिडर किया, सन को कंसिडर कर लिया। हमने माना यहां से कोई इंसिडेंट रे ऐसे करके आया। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। आने का तो बहुत सारा इंसिडेंट रे आ रहा होगा, लेकिन हम कोई एक इंसिडेंट रे को लेते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा रे है, तो सर ये हमारा इंसिडेंट रे है। ये हमारा इंसिडेंट रे है। यहाँ बीच में तुम्हारा क्या बनेगा सर, नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ बीच में हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। हम इस बार नॉर्मल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा चला जाता, बिल्कुल ऐसा। इसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाना, नहीं तो स्पेस का कमी हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा चला जाता, सीधा। इसमें किसी तरह कोई बेंडिंग होने वाला नहीं था, जैसे आ रहा था वैसे चलते चला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया और रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाने लग गया, तो आप देख सकते हैं एयर से ग्लास के अंदर गया, मतलब रेयर से डेंसर गया। आप सभी लोगों को याद होगा, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो उसमें बेंडिंग होता है, और बेंडिंग किधर होता है, नॉर्मल की ओर, टुवार्ड द नॉर्मल होता है। मतलब ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा चला गया, ऐसे यहां तक आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब जरा सोचिए, अगला बार रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा सर, डेंसर से रेयर जाएगा। कहां से कहां, डेंसर से रेयर। जरा सोचो, क्या यहां पर भी एक नॉर्मल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। यहां पर भी क्या बन गया, एक नॉर्मल हमारे लिए बन करके तैयार था। ये हमारा क्या है सर, नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल को हम एन डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसको एन से, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, एन डैश से। जरा सोचिए, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसा चला जाता, सीधा चला जाता। लेकिन मीडियम चेंज हो गया और रे ऑफ लाइट कहां से कहां गया, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो इस बार भी क्या होगा, बेंडिंग होगा। लेकिन बेंडिंग कहां होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो बेचारा ऐसे सीधा जाता, लेकिन मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए रे ऑफ लाइट ऐसे ना जा करके कुछ ऐसे जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा दूरी बना करके जाएगा, कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसा करके चला गया। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे सभी एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये तुम्हारा कौन सा रे है सर, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका कौन सा रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है।
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जरा सोचो समझो और बताओ, ये तुम्हारा पहला नॉर्मल, ये तुम्हारा दूसरा नॉर्मल, ये दोनों के दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। होने के पीछे रीजन भी है, ये भी कहीं ना कहीं सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी सरफेस पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे किसकी तरह बिहेव करेगा सर, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। मैथ के अंदर आप बहुत इसके बारे में डिटेल में पढ़े होंगे और वहां पे ये भी पढ़े होंगे कि अगर ये तुम्हारा ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और कैसे बराबर होता है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और कैसे बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल आर है वो बराबर हो गया एंगल आर के, वो बराबर हो गया एंगल आर के। किसके द्वारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस केस में यहां पे दोनों नॉर्मल किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर, पैरेलल लाइन की तरह। हियर बोथ नॉर्मल, हियर बोथ नॉर्मल that is in and n dash behaves as a parallel line, एज ए पैरेलल लाइन। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। हियर रिफ्रैक्टेड रे behaves as a ट्रांसवर्सल लाइन, ये पहला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर ये वाला पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका वैल्यू 60 डिग्री तो इसका भी कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री। ये 30 तो ये भी 30, ये 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये भी कितना होगा, 5 डिग्री होगा। ठीक है, ये पहला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पहला चीज क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपसे पूछेगा कि सर इस वाले रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। कौन सा रे कहते हैं, इमर्जेंट रे। ये हमारा क्या हो गया, इमर्जेंट रे। ये हमारा कौन सा रे है, इमर्जेंट रे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, आगे समझिएगा। जरा सा इसका बात करते हैं जो डॉटेड लाइन से बना है। ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। जरा सोचिए, बीच में ये सब मीडियम नहीं आता, ग्लास स्लैब नहीं आता, तो रे ऑफ लाइट ऐसे तो चला जाता ना। मतलब इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ कौन सा है, यही वाला है। तो ये क्या है, डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। ठीक है, उसी तरह से ये नॉर्मल और ये तुम्हारा इमर्जेंट रे, इसके बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। थोड़ा देर के लिए इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ा देर के बाद पता चलेगा। मतलब हमने इस पॉइंट का नाम ए दिया, इस पॉइंट का नाम बी दिया। क्यों दिए, थोड़ा देर बाद थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और लिख देते हैं। ये एंगल आई को क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल आर को क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से एंगल ई को क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ
इमरजेंस। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। एंगल ऑफ इमरजेंस किसके किसके बीच बनता है? नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच बनता है। कोई पूछे कहां बनता है? फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे। नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच क्या बनता है? तुम्हारा ये वाला एंगल बनता है। कौन सा? एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस। यहां तक शायद बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। तब तक एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है। अब ठीक है, हो गया। मिटा दें? बिल्कुल। ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हैं। रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। जरा एक बार फिर से समझ लो। ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये तुम्हारा क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये एंगल आपस में बराबर होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वही वाला कहानी यहाँ पर भी हुआ है। ये एंगल आर है तो ये भी कितना होगा? एंगल आर ही होगा। कौन से कॉन्सेप्ट के द्वारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए यहां तक सारे बच्चे उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। इधर का इरेज करते हैं, इधर का इरेज करते हैं। चलिए सर, फिगर नहीं इरेज करिएगा? बिल्कुल नहीं। फिगर में तो सारा राज छुपा है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट करके अभी लिख देते हैं, बाद में इसको प्रूफ भी कर देंगे कि हाँ ऐसा होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है आपस में हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल ई। ये कब होता है? ऑलवेज होता है, हमेशा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस will always equal to angle of emergence, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। दूसरा नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है और जो तुम्हारा इमरजेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस बात को भी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन कल के क्लास में। ठीक है, चलो। इंसिडेंट रे एज वेल एज इमरजेंट रे will always parallel to each other। चलिए, टोटल 3 बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इस केस में ये वाला नॉर्मल पैरेलल लाइन की तरह बिहेव करता है और रिफ्रैक्टेड रे ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। इस बात को भी ध्यान रखना है, रट जाना है। तीसरा बात ध्यान रखना है कि जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका इमरजेंट रे वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। मतलब ये वाला रे और ये वाला रे कभी एक दूसरे को कहीं पे कट करने वाला नहीं है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा लगातार बराबर बना रहेगा। ठीक है, इतना बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऊपर के दोनों पॉइंट को इरेज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक चीज यहाँ पे देखना, जरा सोचो, अगर बीच में तुम्हारा ग्लास स्लैब नहीं आता तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे चला जाता है। लेकिन ग्लास स्लैब आया तो इंसिडेंट रे कैसे गया? ऐसे गया।
मतलब कहीं ना कहीं इंसिडेंट रे में कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। कितना शिफ्टिंग हो गया सर, यही इतना शिफ्टिंग तो हुआ है, यही इतना शिफ्टिंग तो हुआ है। इस शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्टिंग। इस शिफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं, LATERAL, LATERAL, लेटरल शिफ्टिंग। और अच्छा से नहीं लिखा है यार, लेटरल शिफ्टिंग। शिफ्टिंग लेटरल शिफ्टिंग। इस लेटरल शिफ्टिंग को कई बुक एल से भी रिप्रेजेंट करता है, कई बुक इसे डी से भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी मर्जी एल से रिप्रेजेंट करिए, आपकी मर्जी डी से रिप्रेजेंट करिए। आपसे पूछेगा लेटरल शिफ्टिंग होता है क्या, लेटरल शिफ्टिंग होता है क्या। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है किसके किसके बीच, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई पूछे लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance which is which is which is present between original path original path original path original path of incidence ray of incident ray and emergent ray and emergent ray. The perpendicular distance which is present between original path of incident ray and emergent ray are known as lateral shifting, are known as lateral shifting. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ET डिनोटेड बाई, ET डिनोटेड बाई L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे D से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बात आता है कि सर ये शिफ्टिंग होगा क्या, बात आता है कि सर ये शिफ्टिंग होगा ये, एक बार और इसको दूसरे तरीके डिफाइन करते हैं, एक बार इसको हम दूसरे तरीके से भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कोई पूछेगा लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है, तो पहले तो ये बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस बन जाता है, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके किसके बीच, इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के बीच, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से या फिर डी से। दूसरा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप सिंपल कर सकते हैं, जो शिफ्टिंग हो गया, जो शिफ्टिंग हो गया किसमें, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे में या फिर ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे में, किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, द शिफ्टिंग द शिफ्टिंग द शिफ्टिंग द शिफ्टिंग इन इंसिडेंट रे इन इंसिडेंट रे इन इंसिडेंट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल बोलो या फिर ओल्ड बोलो, दोनों बात सेम ही है, ओरिजिनल और ओल्ड पाथ, ओरिजिनल और ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ड्यू टू ग्लास स्लैब are known as lateral shifting, lateral shifting। दो डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी लिख के आइएगा, नंबर मिलेगा ही मिलेगा और काफी बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, पूछिएगा लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है, किसके किसके बीच, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब ये वाले रे और इमर्जेंट रे के बीच, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे को हम ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है,
अगर ये सारा घटना नहीं होता तो बेचारा इसी रास्ते पर तो आता, मतलब पुराना वाला रास्ता तो उसका यही था, पुराना वाला रास्ता तो उसका यही था, या फिर ओरिजिनली वास्तविक उसको जाना तो इसी पे चाहिए था, ठीक है। लेकिन ग्लास स्लैब आ गया तो बेचारा ऐसे करके चला गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। लेटरल शिफ्टिंग को आप एल से या फिर डी से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, कहा जाता है कि जो शिफ्टिंग हो गया, ठीक है, किसमें, इंसिडेंट रे में, ठीक है, किसके कारण, द शिफ्टिंग इन इंसिडेंट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल और ओल्ड पाथ, जो शिफ्टिंग हुआ किसमें, इंसिडेंट रे में, किससे, उसके ओरिजिनल पाथ या फिर ओल्ड पाथ से, किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। द शिफ्टिंग इन इंसिडेंट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, इंसिडेंट रे में, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, इसमें जो शिफ्टिंग हो गया, शिफ्टिंग कहां से हुआ, ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे में, ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे से, किसके कारण हुआ, ग्लास स्लैब के कारण हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। द शिफ्टिंग इन इंसिडेंट रे फ्रॉम देयर ओल्ड पाथ, ओल्ड पाथ से जो शिफ्टिंग हो गया किसमें, इंसिडेंट रे में, ओल्ड पाथ से जो शिफ्टिंग हो गया किसमें, इंसिडेंट रे में, किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। लेटरल शिफ्टिंग को आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार इधर का नोट करिएगा, हम उसको इरेज कर रहे हैं, हो गया, यस सर, चलो इरेज करते हैं। अब बात आता है कि सर शिफ्टिंग होगा कितना, कोई फार्मूला वगैरह होता है निकालने का, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। चलिए, ये तुम्हारा क्या था दोस्त, ग्लास स्लैब था। चलिए, कोई पूछेगा लेटरल शिफ्टिंग होता है कितना, आपसे पूछेगा लेटरल शिफ्टिंग होता है कितना, मतलब आपसे पूछ रहा है एल या फिर डी का वैल्यू पूछ रहा है। ये होता है टी इंटू 1 - 1/म्यू, ये फार्मूला होता है, किसका होता है, लेटरल शिफ्टिंग का फार्मूला होता है। यहाँ पे टी का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, टी का मतलब क्या हो गया, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस का मतलब क्या, ये वाला, ये क्या है, थिकनेस है, ये क्या है, थिकनेस है, ये क्या है, थिकनेस है। हमने माना थिकनेस यहाँ पे कितना है, टी है, वही टी को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए, वन के बारे में तो पता ही, वन कांस्टेंट है, इसके बारे में तो कुछ लिखना ही नहीं है। बात आता है कि सर म्यू क्या है, म्यू है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तुम्हारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, ऑफ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया बात समझ में, बिल्कुल। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला फिलहाल केवल और केवल एयर के अंदर वैलिड है, किसके अंदर, केवल और केवल एयर के अंदर। लेटरल शिफ्टिंग का ये जो फार्मूला होता है टी इंटू 1 - 1/म्यू, ये केवल और केवल एयर में वैलिड है, मतलब इस ग्लास स्लैब को कहां रखा जाए, एयर के अंदर रखा जाए, जो कि यहाँ पे रखा गया, इधर भी एयर इधर भी एयर, तो ये फार्मूला यहाँ पे क्या है, सही है। दिस फार्मूला is only valid when glass slab is present in air, लेकिन बात आता है कि अगर एयर के अंदर नहीं होगा तब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला क्या होगा, जरा देखना यहाँ पे, इसे इरेज कर रहे हैं, इसे फिलहाल इरेज कर रहे हैं, ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे को हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। चलिए नाउ, तब फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला बनेगा शिफ्टिंग या फिर लेटरल शिफ्टिंग का टी इंटू 1 - रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ऐसे करके ये क्या बनेगा अब, फार्मूला बनेगा। शिफ्टिंग का फार्मूला इस केस में क्या बनेगा, टी इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ये फार्मूला 100% क्या हो गया, सही हो गया। जरा सोचिए सराउंडिंग में जब एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लगभग 1 होता है, वही 1 यहाँ पे पुट कर दिए थे, ठीक है। सराउंडिंग में अगर तुम्हारा वाटर होगा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे, ठीक है। सराउंडिंग में तुम्हारा कोई ऑयल है, केरोसिन ऑयल वगैरह है, तो केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, ग्लास स्लैब का नीचे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये फार्मूला कहाँ वैलिड, एवरीवेयर, वैलिड एवरीवेयर, सब जगह वैलिड एवरीवेयर, सब जगह क्या है, वैलिड है, ठीक है। जहां लगा दो, एयर में लगाओगे तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर का वैल्यू रख दोगे, ठीक है। वाटर में लगाओगे तो सराउंडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रखोगे, वाटर का रखोगे, ठीक है। आपका आंसर आता चला जाएगा। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, लेटरल शिफ्टिंग का फार्मूला एयर के अंदर क्या होता है, टी इंटू 1 माइनस 1/μ होता है, ठीक है। टी तुम्हारा क्या होता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा मीडियम है एयर के अलावा, ठीक है, तब फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला बनेगा टी इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ये तुम्हारा क्या होता है, फार्मूला होता है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर, थिकनेस को किस में रखना, मीटर में रखना, एसआई यूनिट में रखना। थिकनेस किस में लीजिएगा, मीटर में ले लीजिएगा। चलिए, ये तुम्हारा होता है लेटरल शिफ्टिंग, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है किसके किसके बीच, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच, या फिर ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग। या फिर दूसरा डेफिनेशन, जो शिफ्टिंग हो गया किसके अंदर, इंसिडेंट रे के अंदर, इंसिडेंट रे के अंदर, कहां से, उसके ओल्ड पाथ से या फिर उसके ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण, उसी शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, जो शिफ्टिंग हो गया किसके अंदर, इंसिडेंट रे के अंदर, ठीक है, कहां से, उसके ओल्ड पाथ से या फिर उसके ओरिजिनल पाथ से, किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। लेटरल शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होता है, टी इंटू 1 माइनस 1/μ। एल या फिर डी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेटरल शिफ्टिंग। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसके बाद बात आता है कि सर शिफ्टिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, कब शिफ्टिंग ज्यादा होगा, कब शिफ्टिंग कम होगा। तो आइए समझते हैं शिफ्टिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इधर का इरेज करते हैं, फैक्टर ऑन विच लेटरल शिफ्टिंग डिपेंड्स, हेडिंग लगाइएगा, फैक्टर ऑन विच लेटरल शिफ्टिंग विल डिपेंड्स, factor on which lateral shifting will depends, factor on which lateral shifting will depends, कई सारे चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जी हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ आई लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। कैसे डिपेंड करता है ये जानना बेहद जरूरी है। जो तुम्हारा शिफ्टिंग होता है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा तो शिफ्टिंग का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर तुम घटाओगे तो शिफ्टिंग का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये पहला चीज है। तो शिफ्टिंग किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जो लेटरल शिफ्टिंग है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, ग्लास स्लैब को थिकनेस को यहाँ पे हम टी से रिप्रेजेंट करते रहे, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, जो शिफ्टिंग होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। इसका मतलब क्या है, अगर ग्लास स्लैब का थिकनेस तुम बढ़ाओगे, ग्लास स्लैब का थिकनेस अगर आप क्या करिएगा, बढ़ा दीजिएगा,
तो शिफ्टिंग का ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो शिफ्टिंग का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप ग्लास स्लैब के थिकनेस को घटाओगे, क्या करोगे बाबू, घटाओगे, तो शिफ्टिंग भी तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। शिफ्टिंग भी क्या होगा, कम होगा। शिफ्टिंग बढ़ने का मतलब क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। शिफ्टिंग घटने का मतलब क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस घटेगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा ध्यान रखना, ये और किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब जिसको कि हम म्यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस पे कैसे डिपेंड करता है, इस पर भी बाबू डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, शिफ्टिंग डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब के ऊपर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना बढ़ेगा, ठीक है, शिफ्टिंग का वैल्यू उतना बढ़ता चला जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना कमेगा, शिफ्टिंग का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कमेगा। इसके अलावा शिफ्टिंग और किन बातों पे डिपेंड करता है, तो शिफ्टिंग और डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। इस पे डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज पे, ऑफ लाइट रेज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आप लोग को पता है वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। इनवर्सली ऐसे लिखते हैं, शिफ्टिंग इनवर्सली का मतलब 1/1 वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। या फिर दूसरे शब्दों में, अगर वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ेगा तो शिफ्टिंग कम होगा, अगर वेवलेंथ का वैल्यू घटेगा तो शिफ्टिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा तो शिफ्टिंग का वैल्यू कमेगा। शिफ्टिंग का वैल्यू कमेगा मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो घटेगा। ठीक उसी तरह से अगर वेवलेंथ का वैल्यू तुम घटाते चले जाओगे तो शिफ्टिंग का वैल्यू क्या होता चला जाएगा बाबू, बढ़ता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। चलिए, ये मुख्यतः चार चीजें होती है जिसके ऊपर लेटरल शिफ्टिंग आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। लेटरल शिफ्टिंग आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक लाइट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बात आता है कि सर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, तो कोई ऐसा रे ऑफ लाइट, कोई ऐसा रे ऑफ लाइट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही तरह का वेवलेंथ क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे तुम्हारा सन है, सन से जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट निकल रहा है उसमें कई सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, कई सारे वेवलेंथ क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन हमारे पास कोई वैसा लाइट का सोर्स हो जिसके अंदर केवल और केवल एक ही तरह के वेवलेंथ वाला लाइट क्या हो, प्रेजेंट हो। मतलब ये तुम्हारा कोई सोर्स है, इससे कई सारे रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, कई सारे रे ऑफ लाइट क्या हो रहे, निकल रहे हैं। और हर एक रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ फिक्स हो जाए। अगर किसी एक का वेवलेंथ 2 है, कितना है, 2 तो सभी का वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी लाइट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट के नाम से जानते हैं। कोई वैसा लाइट जिसमें कि वेवलेंथ क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, वेवलेंथ क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई वैसा लाइट जिसके अंदर केवल एक ही तरह का वेवलेंथ एग्जिस्ट करे, कोई स्पेसिफिक तरह का वेवलेंथ क्या करे, एग्जिस्ट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो आप देखे होंगे एक लेजर लाइट आता है, वो लेजर लाइट किसका एग्जांपल होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जांपल होता है। उसके अंदर एक ही तरह का वेवलेंथ क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है सोडियम स्ट्रीट लाइट लैंप, इसके अंदर भी क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ही प्रेजेंट होता है, एक ही तरह का वेवलेंथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते होंगे कई बार कोई आधार कार्ड से पैसा वगैरह निकाल ले होंगे तो ऐसे करके थंब लगाना पड़ता है, तो जो फिंगर स्कैनर होता है उसमें भी क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें वो बार कोड जो रीड करता है, आप लोग कई बार गए होंगे मॉल वगैरह में बिलिंग के टाइम पे, तो उसके पास एक मशीन होता है, वो मशीन से क्या करता है, स्कैन करता है, बार कोड वगैरह वो क्या करता है, रीड करता है। तो जो बार कोड रीडर होता है उसके अंदर भी जो लाइट होता है वो कैसा होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होता है। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है, कोई वैसा लाइट सोर्स जिसके अंदर कोई सिंगल तरह का वेवलेंथ प्रेजेंट हो, कोई स्पेसिफिक तरह का वेवलेंथ प्रेजेंट हो, या फिर एक ही तरह का वेवलेंथ प्रेजेंट हो, ठीक है, उस तरह के लाइट को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट के नाम से जानते हैं। यहां तक नोट करिएगा, इसको भी हम लिखवा रहे हैं, अभी नोट कर लीजिए।
हो गया? यस सर। कोई पूछेगा मोनो क्रोमैटिक लाइट क्या होता है? ध्यान रखिएगा, when a ray of light consisting when a ray of light consisting a particular a specific or single types of wavelength, then such type of light or ray of light are known as मोनोक्रोमैटिक लाइट। उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका लेजर लाइट होता है वो एक अच्छा सोर्स है मोनोक्रोमैटिक लाइट का, या फिर हमें कहना चाहिए एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? मोनोक्रोमैटिक लाइट का, लेजर लाइट। इसके अलावा और क्या हो गया? फिंगर प्रिंट एंड बार कोड स्कैनर, सोडियम स्ट्रीट लैम्प, ETC। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? मोनोक्रोमैटिक लाइट के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है? कोई वैसा लाइट या फिर रे ऑफ लाइट जिसके अंदर कोई पार्टिकुलर, बड़ा ही खास, बड़ा ही स्पेसिफिक, या हमें कहना चाहिए सिंगल तरह के वेवलेंथ केवल प्रेजेंट हो, उस तरह के रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप सिंपल कह सकते हैं कोई वैसा पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट जिसके पास की कोई एक ही तरह का एकदम पार्टिकुलर वेवलेंथ हो, उस तरह के लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाम से जानते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? ये हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, इसके अंदर से ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर से जितना भी लाइट निकले, अगर उनमें से निकलने वाले प्रत्येक रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ सेम हो, स्पेसिफिक हो, सिंगल हो, ठीक है, किसी का ना ही ज्यादा हो, किसी का ना ही कम हो, जितना रे ऑफ लाइट निकल रहा है सबका वेवलेंथ आपस में बराबर हो, तो इस तरह के लाइट को हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाम से जानते हैं। एकदम सेम होना चाहिए, ना थोड़ा सा ज्यादा ना थोड़ा सा कम। तो कोई भी लाइट सोर्स, अगर यहाँ से रेड कलर का लाइट निकल रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक रे तो निकलेगा नहीं, बहुत सारा रे निकलेगा यहाँ से। ये अगर तुम्हारा एक कोई सोर्स है लाइट का और हमने कह दिया कि इसके अंदर से रेड कलर का लाइट निकल रहा है, तो कोई एक ही रे तो निकलेगा नहीं, काफी सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे। इसके अंदर से निकलने वाले जितने भी रे ऑफ लाइट हैं, जितना भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर से निकल रहा है, अगर हर एक रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ सेम हो जाए, एकदम पार्टिकुलर हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, एकदम सिंगल तरह का वेवलेंथ इसके पास प्रेजेंट हो, तो इस तरह के लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? एक एग्जांपल इसमें और लिख सकते हैं। एक आता है तुम्हारा फिल्टर्ड लाइट, FILTERED, फिल्टर्ड लाइट। ये सब के सब क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं किसके? मोनोक्रोमैटिक लाइट के। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मोनोक्रोमैटिक लाइट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
कोई भी वैसा रे ऑफ लाइट जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर या सिंगल तरह का वेवलेंथ प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर से येलो कलर का लाइट निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है काफी सारे रे ऑफ लाइट किसके होंगे, येलो कलर के ही होंगे। अगर प्रति एक येलो कलर का जो रे है उसका जो वेवलेंथ है आपस में बराबर हो जाएगा, तो इस तरह के लाइट को हम क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल, यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो थोड़ा पानी पी लिया जाए। हो गया, चलिए। इतना सब पढ़ाने के बाद आपसे एग्जामिनर एक छोटा सवाल पूछेगा और शायद आपको फंसा देगा। वो सवाल क्या है, आपको कह देगा, बच्चों पता है ना आप लोगों को कि जो लेटरल शिफ्टिंग होता है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसमें शिफ्टिंग कम होगा, और जहां पे वेवलेंथ कम होगा उसका शिफ्टिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तो बताओ रेड में शिफ्टिंग क्या होगा, शिफ्टिंग क्या होगा, ज्यादा कि कम। इसके बाद पूछेगा वायलेट में, वायलेट, वायलेट में शिफ्टिंग क्या होगा, वायलेट में शिफ्टिंग क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां पे शिफ्टिंग क्या होगा, कम होगा। वायलेट और रेड में, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पे शिफ्टिंग कैसा होगा, कम होगा। कम का मतलब डाउनवर्ड एरो। वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होने की वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे शिफ्टिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग, VIBGYOR। अब मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा हूं फिर से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ध्यान रखिएगा, इधर से इधर जब जाते हैं ना बाबू, तो वेवलेंथ तुम्हारा बढ़ता है। ठीक है, रेड का वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वायलेट का वेवलेंथ तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर इसका वेवलेंथ मैक्सिमम है तो यहाँ पे शिफ्टिंग हमें कहना चाहिए लेटरल शिफ्टिंग। यहाँ पे शिफ्टिंग कैसा होगा, मिनिमम होगा। शिफ्टिंग तुम्हारा कैसा निकल के आएगा सर, मिनिमम निकल के आएगा। और यहाँ पे अगर ये तुम्हारा मिनिमम है तो यहाँ पे शिफ्टिंग क्या होगा, शिफ्टिंग क्या निकल के आएगा सर, मैक्सिमम निकलेगा। कैसा निकलेगा, मैक्सिमम हमारे पास निकल करके आएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल, यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलता है। चलिए, अब आपके लिए हम प्रूफ कर देते हैं कि एंगल आई और एंगल ई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और उसके बाद क्लास को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेटरल शिफ्टिंग यहाँ पे लिखे थे, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं कि एंगल आई और एंगल ई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट ए पे लगा स्नेल लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल लॉ। ठीक है, चलिए अब पता चला उसको पॉइंट ए बी क्यों बोले थे, अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हमने क्या लगाया, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है। किसमें जा रहा है, ग्लास के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम म्यू जी मान लेते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मान लेते हैं, और नीचे भी एयर तो फिर से क्या मानेंगे, ए ही मान लेंगे। ठीक है, चलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू जी माना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए माना है, और नीचे फिर से एयर ही है तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना है, म्यू ए ही माना है। तो रे ऑफ लाइट किस में जा रहा है सर, ग्लास के अंदर जा रहा है। आपको पढ़ाया था जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है। तो ग्लास के अंदर जा रहा है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, मतलब म्यू जी ऊपर लिखेंगे, तो नीचे क्या होगा, म्यू आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है भी, आई यहाँ भी लिखा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है भी, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ, आर ही लिखा हुआ है। इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसे मानो इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद फिर से स्नेल लॉ लगाइए, कहाँ, पॉइंट बी पे। आप देख सकते हैं ना कि पॉइंट ए भी कहाँ प्रेजेंट है, बाउंड्री पे ही प्रेजेंट है। पॉइंट बी भी कहाँ प्रेजेंट है, बाउंड्री पे ही प्रेजेंट है। उस सरफेस पे प्रेजेंट है जो कि दो मीडियम को आपस में सेपरेट कर रहा है। और आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे कि स्नेल लॉ हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, बाउंड्री के ऊपर अप्लाई होता है, उस सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है जो कि दो अलग अलग मीडियम को आपस में बांट रहा हो, दो अलग अलग मीडियम को आपस में सेपरेट कर रहा हो। ठीक है, तो अगला दफा फिर से लगाओ, अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन पॉइंट बी। पॉइंट बी पर क्या लगा देना है, स्नेल लॉ लगा देना है। ठीक है, चलिए पॉइंट बी के लिए जरा आप सोचिए समझिए और बताइए। पॉइंट बी के लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेगा सर, इंसिडेंट रे की तरह। बहुत अच्छा, ठीक है। और ये जो इमर्जेंट रे ये किसकी तरह बिहेव करेगा सर, रिफ्रैक्टेड रे की तरह। इतना चीज समझ में आता है तो बताना सर। हाँ सर समझ में आता है। चलिए लगाओ, स्नेल लॉ होता है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखना है, ऊपर। किसमें जा रहा है, एयर में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। और किससे जा रहा है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ग्लास से जा रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखेंगे, नीचे। चलिए जरा सोचो, पॉइंट बी पर जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन पॉइंट बी के लिए रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरह बिहेव करेगा सर, इंसिडेंट रे की तरह। मतलब इस केस में इंसिडेंट रे कौन सा है, ये वाला है। कौन सा, ये वाला है। ठीक है, मतलब आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये ई। जो एंगल ऑफ इमरजेंसी वो क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ई। आया बात समझ में, बिल्कुल सही। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर बी हो गया। एक बार फिर से, पॉइंट बी के केस में जो रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसिडेंट रे की तरह। और ये इमर्जेंट रे किसकी तरह बिहेव करेगा, रिफ्रैक्टेड रे की तरह। ठीक है, मतलब ये जो तुम्हारा एंगल आर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह। तो जहां पे आई था वहां पे हमने क्या रखा, आर। और ये जो तुम्हारा ई है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह। तो जहां पे आर था वहां पे हमने क्या रखा, ई रखा। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई ए एंड बी, ए और बी को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया जाए, जगह है जी। चलो देखते हैं ट्राई करके, ना होगा तो मिटा देंगे फिर। ये साइन आई बटा साइन आर, इसका साइन आई साइन आर हमने लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एल एच एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, आर एच एस के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, साइन आर बटा साइन ई के साथ। यहाँ पे लिखो साइन आर बटा साइन ई, ऐसे करके ये बराबर है। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करिए इस बार आरएचएस का। तो आरएचएस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, म्यू जी बटा म्यू ए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, चलो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, मतलब म्यू ए बटा म्यू जी के साथ। देखो कट रहा है, ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, इधर कितना बचा, वन बचा। कितना बचा, वन बचा। इसके अलावा ये से ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपके पास बचा क्या, साइन आई कोई ऐसा नहीं बोलना कुछ नहीं बचा, बहुत कुछ बचा है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, साइन इक्वल टू वन, कुछ नहीं तो नीचे ही वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका इससे, इसका इसके। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, साइन आई था ना, बहुत कुछ बचे, साइन ई। कंपेयर कर दीजिए, यहाँ साइन साइन, तो आई किसके बराबर, ई के बराबर। यही तो शुरू में आप लोग को लिखवाए थे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, एक चीज आपका रह गया प्रूफ करने के लिए कि जो तुम्हारा इमरजेंट रे होता है और जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होता है वो आपस में पैरेलल होता है। इसको हम कल के क्लास में प्रूफ करेंगे, या फिर एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो आप लोग के लिए बना दिया जाएगा और अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आइएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच क्या बनता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, जो रे ऑफ लाइट फाइनली ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। कोई पूछ इमर्जेंट रे क्या होता है? वो रे ऑफ लाइट जो फाइनली कहां से बाहर निकले? ग्लास स्लैब से बाहर निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोज रे ऑफ लाइट, दोज ray of light which is finally comes out from glass slab, नीचे वाला इरेज कर दें थोड़ा सा, glass slab are known as emergent ray। इन चीजों को भी ध्यान रखना है आप लोग के लिए। वो रे ऑफ लाइट जो फाइनली कहां से बाहर आ रहा है? ग्लास स्लैब से बाहर आ रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। कुछ बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये था कि दोनों नॉर्मल यहाँ पे पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। तो ये एंगल आर, तो ये भी कितना होगा? एंगल आर किसके द्वारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा आप लोग को लिखवाए थे कि एंगल आई और एंगल ई आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे साबित कर दिया हमने। तीसरा आप लोग को लिखवाया है कि ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है और ये जो तुम्हारा इमर्जेंट रे आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। कल के क्लास में इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग को पढ़ाया गया लेटरल शिफ्टिंग के बारे में। लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे बोलो या फिर ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे बोलो, साथ ही साथ इमर्जेंट रे के बीच। मतलब ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो पैरेलल डिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो पैरेलल डिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। ओल्ड पाथ बोलो, ओरिजिनल पाथ बोलो, दोनों बात क्या है? सिमिलर है। ठीक है, चलिए इसे क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल शिफ्टिंग का फार्मूला एयर में क्या होता है? तो शिफ्टिंग इक्वल टू टी इंटू 1-1/μ होता है। अगर चारों तरफ एयर के अलावा दूसरा मीडियम रहेगा तब क्या होगा? टी इंटू 1 - रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है लेटरल शिफ्टिंग, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? काफी बेहतर तरीके से काफी समय लेकर आप लोग को समझाया गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।